हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बहुत स्कोरिंग है और बच्चों को इस टॉपिक से डर भी लगता है। पहली बार में तो बच्चों को मैं भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो एक बार में तो है ना क्लिक करना इन चीज़ों को बहुत मुश्किल है। लेकिन आइए बात करते हैं कि क्वेश्चन हमसे कैसे सही हो सके और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें तो कम से कम हमको पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चों की ऐसा लगता है आपको कि यार ये टॉपिक में तो कितनी सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना वो बहुत स्पेसिफिक है कि भैया यहाँ से तो क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है। अगर आप केवल इन वीडियोस को भी देखते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको क्वेश्चन ऑब्वियसली सही होगा, और जहां पे आप क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो गलती भी आपकी सुधरेगी धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है? तो आइए बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके सबसे ज्यादा काम का है। डिटेल में अलग से मैं वीडियो बनाता रहूंगा टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक, हर कोई बच्चा इन वीडियोस को देख सकता है, समझ सकता है और क्वेश्चन भी लगा सकता है। ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। चलिए तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं। काफी दिखने में बड़ी होती है लेकिन घबराने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। डेल स्क्वायर साइन, कई बार तो ये इक्वेशन ही पूछ लेते हैं बेटा, घबराने से थोड़ी कुछ होगा। कई बार तो इतना स्मॉल क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे कि बच्चे को कुछ पता नहीं होता ना, इसलिए वो करके नहीं आ पाता, ठीक है ना। चलिए तो प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई की पावर ई माइनस वी इंटू साइन बराबर 0, ऐसा कुछ। अब दिखने में कितनी बड़ी लग रही है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, दिखने में जो चीज बड़ी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो हार्ड भी हो। ये ध्यान से सुन लेना। जे एडवांस के क्वेश्चन आते हैं 8-8 लाइन 9-9 लाइन के, लेकिन कई क्वेश्चन तो उन 8-8 लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इतने हलवा क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे उसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन दिखने में बड़ा लग रहा है। लेकिन आइए इसको तोड़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, ये जो डेल लिखा है मैंने, ये डी नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। और यहाँ पे आराम से एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो साइन है वो आपका वेव फंक्शन है, यहाँ पे जो साइन है वो आपका क्या है, वेव फंक्शन है, और यहाँ पे जो आपका एम है वो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर ये तो बताओ कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, भैया आपने डी ब्रोगली पढ़ा, हाइजेनबर्ग पढ़ा। डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर डोमिनेट करता है। नाम में ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, उसी की इक्वेशन लिखी है मैंने। बात की गहराई को समझो। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में जो 2 कदम थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट 2 कदम थे, वो कौन कौन से थे? एक तो डी ब्रोगली था और एक हाइजेनबर्ग था। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में हम क्या पढ़ते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए तो हम इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे हैं, वेव इक्वेशन है, आराम से आप इसको देखिए, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे अगर मैं ई की बात करूं तो ई का मतलब होता है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या बच गया? वी बच गया। तो वी यहाँ पे होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है यहाँ पे? वी पोटेंशियल एनर्जी होता है। आराम से देखो। और क्या बच गया सर? और तो एच को तो हम पता नहीं सर कब से जान रहे हैं, जब से एटम स्टार्ट किया था। प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद डेल साई बाई डेल एक्स, ये है आपका साइन, वेरिएशन ऑफ साइन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएशन ऑफ साइन। ये सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, ये जो बायो लेते हैं ना उनको तो ये देखते ही उनके तो होश ही उड़ जाता है कि सर ये क्या लिख रहे हो आप। वेरिएशन ऑफ साइन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने बोला ना दिखने में जो चीज बड़ी लग रही है वो जरूरी नहीं हार्ड हो, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है? डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का ये आपका सेकंड डेरिवेटिव होता है। इतना तो फिजिक्स में पढ़ा दिया जाता है। ये क्या है? आपका सेकंड डेरिवेटिव है, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साइन विद रेस्पेक्ट टू क्या? एक्स। आराम से देखो। और ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड। कई बार क्वेश्चन पूछता है 1 डायमेंशन में, केवल 1 डायमेंशन में बताओ, तो 1 डायमेंशन को पकड़ लो, इन दोनों को गायब कर देना। अरे ये तो एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में है ना। आराम से सुनो मेरी बात को। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इतना हलवा क्वेश्चन आता है कि बताओ 1 डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन बताओ। भाई इन दोनों को गायब कर दो, तो केवल डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साइन बराबर 0। अब देखो यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप गलत करके आते हैं ना, तो भैया फिर ये दिक्कत आती है बच्चों को कि सर इतना बड़ा टॉपिक, इतना हार्ड लग रहा है हमको दिखने में, लेकिन क्वेश्चन कैसे आया कि 1 डायमेंशन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं,
ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मैंने साइन लिखा है ना, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, मैं आपको आज ही एक चीज बता देता हूं, ये जो एनसीईआरटी में लास्ट का पेज में जो एक बॉक्स बन रहा है, वहां उसको कोई इतना डिटेल में, मतलब मेरे को लगता नहीं कि एनसीईआरटी से पढ़ाता होगा, लेकिन जब वहां से क्वेश्चन आने लग गए मेंस में, जेईई एडवांस में, नीट में, तो उसको फोकस चले गया। तो ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में और बहुत सारे डिब्बे बन रहे हैं, ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसे बहुत सारे डिब्बे बन रहे हैं जो आज तक नीट, चाहे जेईई मेंस हो गया, चाहे जेईई एडवांस हो गया, उन्होंने छुआ नहीं है वहां को। जैसे साई के ऊपर पूरे के पूरे 5 पॉइंट लिख रखे हैं उन्होंने, 4 से 5 पॉइंट, आप उनको पढ़ेंगे आप, यही तो एनसीईआरटी की खूबसूरती है, ठीक है ना। बच्चों को लगता है एनसीईआरटी, अरे भाई एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है ना। चले, तो यहाँ पे अगर मैं साई की बात करूं, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन। इस इक्वेशन से, सॉल्यूशन से आपको क्या मिलेगा, साइन। और साइन को ही आप ऑर्बिटल भी बोलते हो, सुन लो अच्छे से ध्यान से, साइन को ही आप क्या बोलते हो, ऑर्बिटल। और इसी को ही आप एम्पलीट्यूड ऑफ, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। चीजें तो बहुत सारी, बट मेरे को कम टाइम में आपको ज्यादा समझाना है, ठीक है ना, इतनी लॉन्ग वीडियो मेरे को नहीं बनानी है। साइन ऑर्बिटल को भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव को भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, फ्यूचर में देखेंगे, मेरे को बहुत डिटेल में पढ़ाने की आदत है, तो एनसीईआरटी को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको क्वेश्चन ओरिएंटेड और हमको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको इसको इस तरीके से दिखाऊं, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, तो मैं आगे जाके साइन भी बनाने वाला हूं। देखो, ये आपका ऐसे, वेव ऐसे ही तो पढ़ते हो आप, ये ऐसे ही पढ़ते हो, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ऐसे बताया गया होगा आपको। और यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं ना, वो वेव फंक्शन के ही साइन होते हैं, वेव फंक्शन के ही साइन होते हैं, साइन का ही साइन होता है, वो साइन का ही साइन होता है, प्लस और माइनस। आराम से देख लो, कोई दिक्कत, इसको ऊपर साइन प्लस, इसको नीचे साइन माइनस। क्लियर हो गई बात, ये क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, वेव इक्वेशन अपन पढ़ रहे हैं, साइन ऑर्बिटल को बता रहा है। ऑर्बिटल में ये भी डिफरेंस से क्वेश्चन आता है, ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या होता है, तो आप टेंशन, बहुत सारी चीजें मेरे को बताने के लिए धीरे धीरे करके बताएंगे, ठीक है। ऑर्बिटल, वो आपका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जी हाँ, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। चलिए आगे बढ़ना चाहिए मुझे, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको मैं एक और बहुत इतनी प्यारी चीज बताने वाला हूं ना, छोड़ो बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, आइए छोटी छोटी बातों को हम क्वेश्चन करते हैं। और इस टॉपिक से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन सोल्व होगा, आप करके देख लेना। चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें बेटा, तो साइन NLM ऐसे लिखा जाता है ये। अब बच्चा ना, एक चीज बताओ, आपको क्वेश्चन पूछा गया साइन 320, बताओ ये कौन सा, पहले तो एक चीज सुन लेना, ये एक ऑर्बिटल को बता रहा है, जो और हर एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है। 1s का एक फंक्शन होता है, 2s का फंक्शन होता है, 3s का फंक्शन होता है, 2p, 3d, 4f, इन सब के फंक्शन होते हैं, उन्हीं को वेव फंक्शन बोलते हैं। इसीलिए मैं इसको ऑर्बिटल बोल रहा हूं, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, ऑर्बिटल। ये एक ऑर्बिटल है। अब मान लो ये आपको बताना है ये कौन सा ऑर्बिटल है, बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा। इसमें n बराबर तो 3 हो गया, l बराबर 2 हो गया, m बराबर 0 हो गया। आप आराम से बता सकते हैं सर ये 3D ऑर्बिटल है। हाँ, समझो बात को, ये 3D ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, 3D ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इसका जो सॉल्यूशन निकलता है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो सॉल्यूशन निकलते हैं, उसमें 3 क्वांटम नंबर निकल के आती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो 4th क्वांटम नंबर होती है वो आर्बिटरी नंबर होता है, वो सॉल्यूशन नहीं होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, स्पिन क्वांटम नंबर। बात समझना, N, L और M इसी के सॉल्यूशन ही तो हैं, ये देखो तो सही, सामने दिख तो रहा है। अब मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया और ऑर्बिटल पूछ लिया कौन सा है, तो आप इतना भी नहीं बता पाओगे, इतना तो बता पाओगे ना। मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा सारा सीखो, लेकिन इतना तो सीखो, कम से कम इतना तो सीखो, जिससे हमारे नंबर तो आ जाए थोड़े बहुत, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही सीक्वेंस में ये लिखा जाता है हमेशा, 2 पार्ट में ये होता है, बिल्कुल 2 पार्ट में ये होता है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। RNL, R इंटू ए, हम इतना हार्ड पढ़ेंगे ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, थीटा और फाई, ठीक है।
दो पार्ट है इसके, इसको बोलते हैं रेडियल पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं इसको? रेडियल पार्ट बोलते हैं। इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं? एंगुलर पार्ट बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, भाड़ में जान दो एंगुलर पार्ट को, सीखो ही मत, बस केवल देखो छोड़ दो, केवल देखो छोड़ दो। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट हमारे काम का है। ये आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये आपको डिपेंडेंट ऑन एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है सर। इसमें कोई एंगल वाला पार्ट है? अरे थीटा और फाई एंगल है यार, थीटा और फाई एंगल है। आर, ये जो स्मॉल आर है ना, वो रेडियस है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छे से सुन लो एक बार में, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। क्लियर होगी बात? इसका हमको कोई काम नहीं है। पढ़ा रहे हैं टीचर्स आपको, पढ़ो आराम से, लेकिन कम से कम इतना सीखो कि हमसे बेसिक क्वेश्चन तो सही हो जाए। और बेसिक क्वेश्चन ही नहीं, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपसे सही हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट पार्ट है एंगल का, डिपेंडेंट पार्ट है एंगल का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना, कार्टेशियन आपने कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, x, y, z, मैथ वाले तो पढ़ते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन है इसका, r, थीटा और फाई। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं और ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। और जो इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो मतलब ये जो सोल्व करा है, देखो ये पोलर ही तो है। आर, ये जो फंक्शन होता है ना, ये पोलर कोऑर्डिनेट में होता है, आर, थीटा और फाई में। कार्टेशियन में नहीं होता, ये किस में होता है? पोलर कोऑर्डिनेट में होता है। अब ये मैथ वाले तो अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन नीट वाले को के साथ दिक्कत आती है कि क्या बोल रहे हो आप, ये क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आप बस इसको आराम से निहारो, छोड़ दो। आपको ये पता होना चाहिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, इसको रेडियल पार्ट बोलते हैं, इसको एंगुलर पार्ट बोलते हैं। भाड़ में जान दो बाकी सब, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं अब। चलिए अब मैं आपसे थोड़ी मीठी मीठी बातें कर लेता हूं। देखो इधर देखना भाई, ध्यान से देखना। 3 फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, नोड। नॉट नहीं है, नोड है। जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, 0 होती है, उसी को हम बोलते हैं नोड। जी हाँ, ऐसा आप चाहे रीजन बोलो, ऐसा आप चाहे पॉइंट बोलो, जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? 0, उसी को हम बोलते हैं नोड। दो तरीके के नोड की हम बात करते हैं, एक तो रेडियल नोड, एक तो हम बात करते हैं रेडियल नोड, इसी को स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका प्यारा सा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। n - l - 1, n - l - 1। और ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है एंगुलर नोड का, और एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l। आराम से देखो, तो बताओ टोटल नोड कितने हो गए बच्चा? टोटल नोड हो गए आपके, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो n - 1, इन दोनों को ऐड कर दो, n - 1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे सपोज करो मैंने आपको 2s में रेडियल नोड पूछा, 2s में आपसे रेडियल नोड पूछा, कैसे निकालोगे? अरे कतई आसान है, n बराबर 2, n बराबर 2, l बराबर s के लिए कितना होता है? 0, और -1 कितना आ गया? 1। हाँ, इतना ही आसान है बस। जैसे मान लो 3p में पूछा, बताओ ये n की वैल्यू होती है, तो 3 माइनस l की वैल्यू कितनी होगी? 1 - 1 कितना हो जाएगा? 1। अब इतना तो कर लोगे, क्यों सीखना है हमको डिटेल में जाके? पहले बेसिक तो सीख लो, जहां से क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई? हटा दूं मैं इसको, ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ग्राफ की तरफ बढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये रेडियल पार्ट को ही हमारे काम का है, एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक है, ऐसे नहीं मैं कहीं बाहर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? चल, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और आगे की बात करते हैं, हम मीठी मीठी बातें करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सर आपने एक चीज बोली थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करते हैं सर? आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? साई स्क्वायर से। बता दो भैया, साई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये आपका कौन सा टर्म है? आर स्क्वायर आर हो गया, और ये कौन सा टर्म है? ए स्क्वायर थीटा फाई हो गया। आराम से देखो, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कुछ भी जल्दी नहीं करूंगा, आराम से सीखो चीज को। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 एट नोड पे। पता है क्या होता है? रेडियल नोड पे, रेडियल नोड पे पता है क्या होता है? मैं आपको सिखाता हूं। रेडियल नोड पे जो आपका रेडियल पार्ट होता है ना, वो 0 हो जाता है।
जो आपका आर स्क्वायर ऑब्वियसली आर वाला पार्ट जीरो है तो आर स्क्वायर आर भी जीरो होगा, आर स्क्वायर आर जीरो है तो साई स्क्वायर भी तो जीरो होगा, नहीं होगा क्या? अगर ये वाला पार्ट जीरो है तो ये वाला पार्ट भी तो जीरो होगा। और मैंने आपको अभी लिखा था साइन आर बराबर, बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, ए थीटा फाई। अगर ये वाला पार्ट जीरो है तो ये वाला पार्ट भी तो जीरो होगा, मतलब साइन आर, साइन भी क्या होगा? जीरो होगा। क्यों नहीं आएगा समझ में? आराम से देखो, ये वाला पार्ट जीरो है तो ये पार्ट जीरो, इसको सॉरी साइन जीरो होगा। ये वाला पार्ट अगर आर वाला जीरो है, आर स्क्वायर आर जीरो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो, उसी को तो नोड बोलते हैं हम, उसी को तो नोड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखो आराम से, कोई दिक्कत? चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, हटा दो सर इसको, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा सर एक चीज बताओ, आपने साइन स्क्वायर में दो पार्ट लिखे थे, कितने पार्ट लिखे थे? दो। एक बार मैं वापस लिखना पड़ेगा मुझे, एक बार वापस लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, बताओ ये वाला पार्ट कौन सा है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हमको बस इससे ही काम है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये वाला पार्ट कौन सा है? एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये वाला पार्ट कौन सा है? एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, हमको केवल किसकी बात करनी है? हमको केवल रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करनी है, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तुम बस इतना सा सीख लो, इसको भाड़ में जान दो, अपने कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो आइए ग्राफ की बात करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे ग्राफ, और आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। इधर देखो ध्यान से, ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ देखो भैया, ग्राफ में कुछ चीजें ध्यान रखें, डायरेक्ट बता रहा हूं, डिटेल में भी बता सकता हूं, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूं, याद रख लो, ठीक है ना। जो ग्राफ आर ये आप सिंपल आर लिखो, चाहे इसको आप आर लिखो, चाहे साई आर लिखो, एक ही बात है। आप इसको आर स्क्वायर और इसको साइन स्क्वायर आर लिखो, एक ही बात है। रेडियल पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, रेडियल पार्ट की ही बात करनी है आपको, एंगुलर पार्ट को भाड़ में जान दो। बात समझ में आ गई? रेडियल पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो इनके जो ग्राफ होते हैं ना बेटा, अब मैं आर और आर स्क्वायर लिखूंगा, ये रेडियल पार्ट है और आर स्क्वायर। दो पॉइंट ध्यान रखो, केवल दो पॉइंट, आराम से सुनना। इनके जो ग्राफ है वर्सेस आर वाले, ये आर क्या था? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। जो एस ऑर्बिट, एस के लिए जो ग्राफ है ना, एस सबशेल के लिए, वो चालू होते हैं कहां से? नॉन जीरो वैल्यू से। हाँ बस ये रट लो ये बात, ये चालू होते हैं नॉन जीरो वैल्यू से। और जो भी ये जो ग्राफ है किसके लिए? पी डी एफ, वो चालू होते हैं जीरो से। रट लो इस बात को, पी डी एफ के लिए जो ग्राफ चालू होते हैं वो जीरो से चालू होते हैं, एस के लिए जो ग्राफ चालू होते हैं वो नॉन जीरो से चालू होते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो? आइए मैं आपको समझाता हूं। इसको रट लिया इसको, चलिए आइए समझाता हूं। अब अगर हम बात करें 1s के ग्राफ की, समझना मेरी बात को, बात की गहराई को समझना, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें 1s के ग्राफ की, तो देखो क्या सुंदर ग्राफ बनता है। ये आप आराम से देखो, ये आपका हो गया आर रेडियल पार्ट, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस किसकी? इलेक्ट्रॉन की। देखो आराम से क्या ग्राफ, सुंदर ग्राफ बनता है। ये देखो आराम से, ये देखो, मैंने बोला था ना नॉन जीरो से चालू होता है, नॉन जीरो से चालू है, ऊपर है तो प्लस वाला साइन आएगा, बस वेव फंक्शन के साइन को बता रहा है, ठीक है ना। इसको टच मत करना, इसको टच मत करना, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार में समझ लो। अगर इस लाइन को ग्राफ टच कर रहा है, इसका मतलब वहां पे रेडियल नोड है। सर आपको कैसे पता? आपको कैसे पता यहाँ पे रेडियल नोड है? मैं समझाता हूं। अगर आपने इस लाइन को टच किया ना, इस ग्राफ को, तो ये समझ लेना आर की वैल्यू जीरो, और आर की वैल्यू जीरो ही क्या होती है? रेडियल नोड होती है। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, अरे अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि आर की वैल्यू अगर जीरो है और साइन आर की वैल्यू अगर जीरो है तो वो आपका रेडियल नोड होगा। सुन लो अच्छे से। तो बताओ 1s में कैसे रेडियल नोड निकालोगे? 1 माइनस 0 माइनस 1 जीरो, तो रेडियल नोड कितना आ रहा है? जीरो, ठीक है। आइए बात करते हैं आर स्क्वायर के ग्राफ की। तो आर स्क्वायर के ग्राफ में कुछ भी नहीं जाता, सेम ग्राफ बनेगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा, नेचर सेम रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें 2s की, तो 2s में आप रेडियल नोड निकालो, फॉर्मूले से निकालो। 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आया? 1। मतलब ये ग्राफ एक बार टच करेगा। मैं सिखा रहा हूं आपको, आराम से सीखना, कोई जल्दी नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये एक बार ही टच करेगा, बस एक बार ही कट करेगा। ये आर है, ये आर है, ये इस लाइन को एक बार ही कट करा, इसका मतलब एक रेडियल नोड है यहां पे।
और अगर आपको आर स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो ये आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा, बहुत सुंदर। ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा और ये कुछ ऐसे बनेगा, आराम से देखो। हाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ऊपर ऑब्वियसली ऊपर ही आएगा। स्क्वायर है, नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर ले जाओ, नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर ले जाओ, ऊपर ले गया मैं। क्लियर हो गई बात? आराम से देखो रेडियल नोड। और आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 3s के लिए बनाता हूं मैं, 3s के लिए बनाता हूं। ये देखो कोई जल्दी नहीं है। अगर मैं 3s के लिए बात करूं तो 3s के लिए क्या होगा बेटा? 3s के लिए क्या होगा? 3 - 0 - 1 कितने रेडियल नोड आए? 2। तो भैया ग्राफ जो टच करेगा नॉन जीरो से चालू होगा, नॉन जीरो मतलब ऊपर से चालू होगा, नॉन जीरो मतलब ऊपर से चालू होगा। तो ये भैया ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस। कितने रेडियल नोड है यहाँ पे? 2 रेडियल नोड है सर। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। आर स्क्वायर के बीच ग्राफ बनाना है, आराम से बना देंगे। नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितनी बार टच किया? यहां पे 2 बार टच किया। तो कितने रेडियल नोड हुए? 2 रेडियल नोड हुए। कितने रेडियल नोड हुए? 2। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। अब सर एक बार पी वाला ग्राफ बना दो और मैं फिर वीडियो को एंड कर दूंगा, ठीक है ना? आराम से देखो, ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मेरे को 2p का ग्राफ बनाना होता तो ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो 0 से चालू होगा, कतई सिंपल ग्राफ ऐसा 0 से चालू होगा। इसको थोड़ा सा अच्छा बना दें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, 0 से चालू होगा प्लस, और आर स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, आर स्क्वायर ये प्लस। आराम से देखो 0 से चालू होगा। अगर मान लो 3p का बनाना है तो 3p में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 3p में कितने नोड आएंगे? 3 - 1 - 1, एक नोड आया। तो एक बार टच कर दो इसको, ये देखो, ये देखो, आराम से सुंदरता देखो आप। ये आर और ये आर, ठीक है। पी डी एफ के ग्राफ 0 से चालू होंगे, एस के ग्राफ नॉन जीरो से चालू होंगे। ये बात समझ लेना। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है, जो आपका सुनना मेरी बात ध्यान से, कि यहां पे अगर 3p का ग्राफ है तो 4d का भी सेम होगा, 5f का भी सेम होगा। 2p का ग्राफ है तो 3d का भी सेम होगा, 4f का भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी रेडियल नोड कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें भी रेडियल नोड कितना आएगा? 1 आएगा। और इन दोनों में रेडियल नोड कितने आएंगे? 2। तो ग्राफ का नेचर भी क्या होगा? सेम होगा। 4 - 2 - एक सेकेंड, इसमें रेडियल नोड 1 आ रहा है। सॉरी, आराम से देखो, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका कौन सा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ग्राफ मैंने पढ़ा दिए। इसमें एक चीज रह रही है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और अगर कोई ग्राफ में आपको डाउट हो तो मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।